हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं लॉ ऑनलाइन। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा कर रहे हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि ये 2023 का एक्ट नंबर 46 है। कितना है? 46। ये 2023 का एक्ट नंबर 46 है। दूसरी बात करते हैं कि राष्ट्रपति ने इस पर कब अपने हस्ताक्षर करे। राष्ट्रपति ने इस पर 25/12/2023 के लिए अपने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 25 दिसंबर 2023 के लिए। उसके बाद करते हैं कि हम इसका उद्देश्य क्या है। किसके विषय में चर्चा करेंगे? उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? जब हम इसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो इसके उद्देश्य में बताया गया है जो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि है। क्या है इसका उद्देश्य? दंड प्रक्रिया संबंधी जो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि है, दंड प्रक्रिया संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के अधिनियम ऐसा लिखा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये अधिनियम क्यों बनाया गया है? जो दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि है उसके समेकन के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, उसको संशोधित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि इसे कब, जब भारत गणराज्य 74वें वर्ष में था। भारत गणराज्य 74वें वर्ष में तब इसे अधिनियमित किया गया था। किया गया। कब किया गया? जब भारत गणराज्य 74वें वर्ष में था, तब इसे अधिनियमित किया गया। अब इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामान्य जानकारी है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितने अध्याय हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, कुल अध्याय कितने हैं इसमें कुल अध्याय 39 है। कितने हैं? 39। अगर बात करें इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, इसकी कुल धाराएं 531 हैं। 531 हैं। कितनी धाराएं हैं इसमें? कुल 531। अब हमने इसके बारे में जो सामान्य जानकारी जानी है, इसके बारे में एक बार और रिवीजन करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात कर रहे हैं। ये 2023 का एक्ट नंबर क्या है? 46 है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? 25 दिसंबर 2023 के लिए किए थे। इसका उद्देश्य क्या है? जो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि है उसका समेकन और संशोधन करना। जब भारत गणराज्य 74वें वर्ष में था तब इसे अधिनियमित किया गया है। इसमें कुल अध्याय कितनी है? 39 है। कुल धाराएं कितनी हैं? 531 हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके लगभग आज कोशिश करेंगे इसको 1 से लेकर 10 तक के जो अध्याय हैं उन अध्यायों को ठीक से पढ़ाई करें। सबसे पहले हम अध्याय 1 की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? अध्याय 1 की। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो अध्याय 1 की बात करते हैं। अध्याय 1 क्या नाम है इसका? अध्याय 1 प्रारंभिक है। क्या है? प्रारंभिक। अध्याय 1 प्रारंभिक है। अध्याय 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं ये प्रारंभिक है। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? इसमें कुल धाराएं 5 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 5। कौन कौन सी हैं? 1 से लेके 5 तक की। अब हम इन धाराओं को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम धारा 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 1। धारा 1 में 3 उपधाराएं हैं। यानी इसकी उपधारा 1 क्या कहती है? उपधारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम है। क्या है? संक्षिप्त नाम। उपधारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? इसका संक्षिप्त नाम वही है BNSS 2023।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अगर हम इसकी उपधारा 2 की बात करें तो उपधारा 2 में इसका विस्तार से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? विस्तार। किससे संबंधित है ये विस्तार से संबंधित है। और इसका विस्तार क्या है, देखिए कैसे समझते हैं इसे। इस संहिता के जो अध्याय हैं, एक है अध्याय 9, अध्याय 11, अध्याय 9, अध्याय 11, अध्याय 12, ये 3 अध्याय हैं। तो इन अध्यायों में जो धाराएं हैं, इन अध्यायों से संबंधित जो उपबंध हैं, इनसे जो संबंधित उपबंध हैं, वो उपबंध नागालैंड राज्य, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर लागू होते हैं। अध्याय 9 के उपबंध भी लागू होते हैं, अध्याय 11 के उपबंध भी लागू होते हैं और अध्याय 12 के उपबंध भी लागू होते हैं। उसके बाद जो शेष अध्याय रह गए, शेष अध्याय हैं, इनके जो उपबंध होंगे वो इन क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होंगे, वो उपबंध इन पर लागू नहीं होते हैं। अब क्या है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इन उपबंधों को, जो शेष अध्याय इनसे संबंधित जो उपबंध हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है, लागू कर सकती है। कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है। उसके बाद ही इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इसी धारा में एक आया है जनजाति क्षेत्र। तो इस जनजाति क्षेत्र का क्या मतलब है? जनजाति क्षेत्र के विषय में क्या कहा गया है? इसमें जनजाति क्षेत्र के विषय में कहा गया है 21 जनवरी 1972, ये एक तारीख है, 21 जनवरी 1972। इस तारीख से ठीक पहले, इससे ठीक पहले जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में जो क्षेत्र असम के जनजाति क्षेत्र, असम के जनजाति क्षेत्र के रूप में, असम के जनजाति क्षेत्र के रूप में दिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं, वही क्षेत्र इसमें शामिल है। लेकिन इसमें एक परंतु और है इसके अधीन। अगर मान लीजिए जो असम है, असम में शिलांग नगर पालिका है। क्या है? शिलांग नगर पालिका की जो लोकल एरिया है शिलांग नगर पालिका की, इसमें अगर कोई जनजाति क्षेत्र है, ये वाला शेड्यूल एरिया है, ये जनजाति क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब बात आती है कि उपधारा 3 की, धारा 1 की उपधारा 3 की। उपधारा 3 की जब बात आती है तो उपधारा 3 में क्या है? इसके लागू होने का, ये कब से लागू होगा? इसके लागू होने की तारीख कौन है, क्या है? ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 से। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। धारा 1 को एक बार दोबारा देख लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। एक बार दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने से पहले इसमें धारा 1 को जब हम दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो क्या क्या है,
इसमें धारा 1 को जब दूसरी बार देखेंगे तो क्या है, अध्याय 1 की बात कर रहे थे। अध्याय 1 की पहली धारा हमने देखी, इसका संक्षिप्त नाम, उपधारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम है। क्या है इसका संक्षिप्त नाम? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद इसकी उपधारा 2 पर आते हैं। किस पर आते हैं? उपधारा 2 पर। इसमें इसके विस्तार के विषय में कहा गया है। विस्तार के विषय में क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो अध्याय 9 है, अध्याय 11 है, अध्याय 12 है, ये 3 अध्याय हैं। इन अध्यायों में जितनी भी धाराएं हैं वो धाराएं नागालैंड राज्य पर और जनजाति क्षेत्रों पर लागू होती हैं। इन क्षेत्रों पर, इन अध्यायों से संबंधित जो धाराएं हैं वो इन क्षेत्रों पर लागू होती हैं। जो शेष बचे अध्याय हैं, और भी अध्याय रह गए, उन अध्यायों से संबंधित जो धाराएं हैं वो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। यानी ज़्यादा भाग इस संहिता का नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होता है और कम भाग लागू होता है। अब ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में ये किया जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, वह उन जो अन्य धाराओं से संबंधित उपबंध थे उनको इस क्षेत्र पर लागू कर सकती है। सही है। उसके बाद आता है इसमें एक जनजाति क्षेत्र। जनजाति शब्द के लिए परिभाषित किया गया है। किसे बताया गया है? जनजाति क्षेत्र क्या है? जनजाति क्षेत्र के बारे में जब इसमें बात की जा रही है तो कि जनजाति क्षेत्र का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है, जनजाति क्षेत्र से क्या मतलब है? जनजाति क्षेत्र से, जनजाति क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972 ये तारीख है, 21 जनवरी 1972। इस तारीख से ठीक पहले भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची की बात हो रही है? 6ठी अनुसूची की। इसमें एक पैरा है 20। कौन सा पैरा है? 20। उस पैरा में जो क्षेत्र असम के जनजाति क्षेत्र हैं, उस पैरा में ये लिखा है कि ये वाले क्षेत्र असम के जनजाति क्षेत्र हैं, तो वही क्षेत्र जनजाति क्षेत्र माने जाएंगे, वही क्षेत्र जनजाति क्षेत्र माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि उनमें से कोई क्षेत्र शिलांग नगर पालिका के क्षेत्र के अधीन आ गया, ये शिलांग नगर पालिका के अधीन है। अगर मान लीजिए उनमें से कोई क्षेत्र, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि उनमें से ये क्षेत्र था जनजाति क्षेत्र, ये क्षेत्र अंदर आ गया शिलांग नगर पालिका के। कहाँ आ गया? शिलांग नगर पालिका। ये शिलांग नगर पालिका का एरिया है। इस एरिया के भीतर अंदर ये क्षेत्र आ गया एसटी क्षेत्र, तो ये क्षेत्र भी उस क्षेत्र में माना जाएगा जनजाति क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र उसमें माना नहीं जाएगा। ये क्षेत्र जनजाति क्षेत्र में, इस जनजाति क्षेत्र में शामिल नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है कि ये कब से लागू होगा? कब से लागू होगा? ये कब से लागू होगा? ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2024 से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं धारा 2 की तरफ। धारा 2 की तरफ जब हम धारा 2 की तरफ बढ़ते हैं तो धारा 2 में क्या है? धारा 2 में क्या है? धारा 2 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 2 क्या है? धारा 2 में विशेष कुछ नहीं है। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिभाषाओं से। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। इस परिभाषाओं से संबंधित की बात करें तो इसमें कुल कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है? ये समझने से पहले लगभग 26 शब्द हैं कुल। कितने? 26 शब्दों को परिभाषित किया गया है। किन्हें परिभाषित किया गया है? 26 शब्दों को। अब इन शब्दों को, 26 शब्दों को हम वास्तव में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है, इनमें किन किन शब्दों को परिभाषित किया गया है और कैसे परिभाषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या आती है? दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो आती है शिलांग नगर पालिका के स्थानीय। अब हम धारा 2 के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में चर्चा करेंगे? धारा 2 के विषय में। जब हम धारा 2 के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो धारा 2 के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, धारा 2 के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो धारा 2 में क्या दी गई हैं? धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं क्या दी गई हैं? धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। इस धारा 2 की परिभाषाओं की बात करें तो इसके भी 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड। पहले खंड में तो परिभाषाएं हैं
और दूसरे खंड में ये बताया गया है कि कौन से शब्द अगर इसमें यूज किए गए हैं तो उन्हें परिभाषित नहीं माना जाएगा। सबसे पहला खंड का है। क्या का शब्द में क्या है? श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के बारे में बात की गई है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के विषय में बात की गई है। सबसे पहले श्रव्य द्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के बारे में बात की गई है। इसके लिए पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण क्या है? पहली बात कही गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए। किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। पहली बात इसमें कह रहे हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए। कौन कौन सी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए। किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए। किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहली चीज़ क्या है? पहली है पहचान, तलाशी और अभिग्रहण। क्या क्या काम कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण। क्या? अभिग्रहण। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी, अभिग्रहण, उसके बाद दूसरी बात क्या आती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी, अभिग्रहण। उसके बाद आती है अभिग्रहण। साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। अगली चीज क्या आती है? साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। ये बात आई है। इसके बाद की गई है साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण। अगली बात क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण। उसके बाद इसमें आगे क्या बताया गया है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए इन कार्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो गई? इसमें 3-4 चीज़ें बता दी गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? पहली चीज़ बताई गई है धारा 2 में उपधारा को श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात बताई गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी, अभिग्रहण। दूसरा है साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। दूसरी बात क्या कही गई है? साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना। तीसरी बात क्या की गई है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण। और उसके बाद की गई है ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग। इनके लिए ये इतने कार्य हैं, इनके लिए संसूचना डिवाइस का प्रयोग। ये ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं इन सभी के लिए क्या किया है? इन सब के लिए संसूचना डिवाइस इन सब के लिए किसी संसूचना डिवाइस, इन सब के प्रयोजन के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग और ऐसे अन्य संसूचना डिवाइस का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। दूसरी बात और की गई है राज्य सरकार अन्य साधन भी हैं, अन्य प्रयोग करे संसूचना डिवाइस का प्रयोग। उसके बाद आता है
उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अन्य संसूचना डिवाइस, अन्य साधन, ये अन्य साधन भी हैं, अन्य साधन जिन्हें राज्य सरकार कौन कर सकती है? राज्य सरकार संसूचना द्वारा राज्य सरकार संसूचना द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार संसूचना द्वारा उपबंधित करें, उपबंधित करें, ये बात कही गई है। इसमें वो ऑडियो वीडियो साधन के बारे में जितनी बातें कही गई हैं इसे दोबारा से देख लेते हैं, देख लेते हैं। जब दोबारा से देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, अगर तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाह रहे हो तो इसके लिए पहचान तलाशी या अभिग्रहण, पहली बात कही गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान तलाशी अभिग्रहण के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान तलाशी या अभिग्रहण के लिए संसूचना डिवाइस का प्रयोग, या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करने के लिए संसूचना डिवाइस का प्रयोग, या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण करने के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए संसूचना डिवाइस का प्रयोग। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो, आप साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित कर रहे हो तो उसके लिए आप किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण कर रहे हो इधर से उधर, उसके लिए आप किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, या कोई अन्य ऐसे ही अन्य प्रयोजन है उनके लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये संसूचना डिवाइस है, ये श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन माना जाएगा। और अन्य ऐसे अन्य साधन भी माने जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे। और दूसरे कौन से माने जाएंगे? दूसरे वो माने जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के दौरान दूसरा चीज़ क्या आती है? जमानत आती है। क्या आती है? जमानत। अब जमानत के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा खा में क्या आता है? जमानत। अब जमानत के बारे में क्या कहा गया है? जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर, क्या है? कोई अधिकारी, कोई जमानत किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? कोई न्यायालय या अधिकारी, न्यायालय या अधिकारी, ये कोई न्यायालय या अधिकारी है। इसने कुछ शर्तें अधिरोपित की हैं। क्या की हैं? इसने क्या किया है? अधिरोपित की हैं शर्तें, अधिरोपित की हैं क्या? शर्तें कौन अधिरोपित कर सकता है? कोई न्यायालय या अधिकारी। किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तें, ये बात कही गई है। इस न्यायालय और अधिकारी ने शर्तें अधिरोपित की हैं। उसके बाद क्या है? किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, उसके बाद व्यक्ति है, ये है अभियुक्त। क्या है? कोई अभियुक्त, ये अभियुक्त व्यक्ति है या है संदिग्ध व्यक्ति, अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गए। इस अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति ने, कोई न्यायालय या अधिकारी है, उसने कुछ शर्तें अधिरोपित की हैं। इन शर्तों पे ये जो अभियुक्त और संदिग्ध व्यक्ति है, अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति है, इसने क्या है? बंध पत्र या जमानत पत्र का निष्पादन किया है। क्या किया है इसने? बंध पत्र या जमानत पत्र का। इन दोनों लोगों ने क्या निष्पादित किया है? बंध पत्र या जमानत पत्र, या जमानत पत्र। किसने निष्पादित किया है बंध पत्र और जमानत पत्र? जो अभियुक्त और संदिग्ध व्यक्ति था, इसने बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर दिया। फिर अभियुक्त और ये जो संदिग्ध व्यक्ति था, इसे स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र या फ्री कर दिया या छोड़ दिया। स्वतंत्र कर दिया है, छोड़ दिया। कहाँ से? विधि की अभिरक्षा से। कहाँ से? विधि की अभिरक्षा से।
अभिरक्षा से। यानी ये व्यक्ति पहले विधि की अभिरक्षा में था। क्यों था? कि इस पे आरोप लगाया गया था कि इसने कोई अपराध किया है या ये संदिग्ध व्यक्ति था। तो विधि की अभिरक्षा से इस व्यक्ति ने बंद पत्र या जमानत पत्र, जो न्यायालय अधिकारी ने शर्तें की थी, उन शर्तों पर जमानत पत्र या बंद पत्र संपादित कर दिया था। तो इसे छोड़ दिया, तब इसे छोड़ दिया। यानी कहाँ से छोड़ा था? विधि की अभिरक्षा से, विधि की अभिरक्षा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है गा, जिसका मतलब है जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध। तीसरा क्या है? जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध। अब जमानतीय अपराध क्या होता है, इसे समझना होगा। जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। और अब क्या है ये जमानतीय अपराध? जमानतीय अपराध क्या है? अगर जमानतीय जब है ये जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, अगर ये प्रथम अनुसूची में, इस प्रथम अनुसूची में जमानतीय बताया गया है। क्या बताया गया है? जमानतीय। तब ये अपराध जमानतीय है। या कोई प्रवृत्त विधि है, प्रवृत्त विधि है, इस विधि द्वारा ये जमानतीय बनाया गया है, तब ही ये अपराध जमानतीय अपराध माना जाएगा। उसके बाद इसी में कहा गया है अजमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध। अजमानतीय अपराध से क्या मतलब है? अजमानतीय अपराध से मतलब है कि ये दो अपराध जो पहली अनुसूची में, अन्य अपराध, ना तो वो जमानती बनाए गए हैं और ना ही दिखाए गए हैं, किसी विधि द्वारा बनाए हैं, ना ही पहली अनुसूची में जमानती बनाए गए हैं, तो वो अपराध अजमानतीय अपराध कहलाते हैं। अभी आपने देखा था पहली अनुसूची में जमानती बना दिया गया या विधि ने जमानती बना दिया है। अगर किसी अपराध के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो वो अपराध अजमानतीय अपराध माना जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है जमानत पत्र। अगला क्या है? अगला है घा में क्या है? जमानत पत्र से क्या मतलब है? जमानत पत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है। जमानत पत्र क्या होता है? ये एक वचनबंध होता है, और ये वचनबंध होता है, और इसमें किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति इस वचनबंध का संपादन करता है, क्या करता है? संपादन। संदिग्ध, अगर एक वचनबंध, कोई व्यक्ति ने, ये वचनबंध है, जमानत पत्र क्या होता है? एक वचनबंध होता है। इस वचनबंध के साथ अगर ये व्यक्ति सिक्योरिटी भी दे देता है, क्या दे देता है? प्रतिभूति, तब इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। कब छोड़ा जाता है? जब ये वचनबंध संपादित करे, उसके साथ ही प्रतिभूति भी दे, तो ये जमानत पत्र कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति ने छोड़े जाने के लिए, क्यों इस व्यक्ति ने, अगर इस व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे छोड़ा जाए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति चाहता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, कहाँ से? विधि की अभिरक्षा से। तब ये व्यक्ति एक वचनबंध का संपादन करेगा। क्या करेगा? संपादित करेगा, साथ ही एक प्रतिभूति भी देगा। तो ये जो वचनबंध इसने संपादित किया है और प्रतिभूति दी है, इसी को जमानत पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जमानत पत्र। जमानत पत्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्या? बंध पत्र। क्या है? बंध पत्र क्या है? बंध पत्र से मतलब प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंध पत्र या वचनबंध अभिप्रेत है।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो शब्दों का उपयोग किया है। एक तो है वैयक्तिक बंध पत्र, इससे कहते हैं वैयक्तिक या व्यक्तिगत बंध पत्र, इसे कहते हैं वैयक्तिक बंध पत्र, वैयक्तिक बंध पत्र या वचन बंध, या ये वचन बंध तो ऊपर भी जमानत पत्र में भी बताया गया था। अगर ये व्यक्ति वैयक्तिक बंध पत्र या वचन बंध पर छोड़ दिया जाता है तब इसी को बंध पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध पत्र। ये वैयक्तिक बंध पत्र हो सकता है या वचन बंध हो सकता है। अगर ये किसी व्यक्ति को बगैर प्रतिभूति के छोड़ दिया गया तो वह बंध पत्र कहलाता है। बंध पत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बंध पत्र देख लिया हमने। अब हम आरोप को देखेंगे। किसे देखेंगे? अगला आता है चा। क्या आता है? चा में आरोप है। क्या है? आरोप के देखेंगे। आरोप के विषय में क्या कहा गया है? आरोप के विषय में कहा गया है, आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्षक हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, अगर ये कह रहे हैं आरोप में एक से अधिक शीर्षक हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये आरोप में एक से अधिक शीर्षक हैं, एक से अधिक शीर्षक हैं, तो जो शीर्षक हैं, तो इन एक से अधिक शीर्षकों में से कोई भी शीर्षक, आरोप का कोई भी शीर्षक हो सकेगा। आरोप का कोई भी शीर्ष है, तो इसका मतलब है आरोप का कोई भी शीर्षक है। आरोप का कोई भी शीर्षक है, कोई भी शीर्ष हो सकेगा। आरोप का कोई भी शीर्ष हो सकेगा। उसके साथ ही इसमें ये बताया गया है कि अगला आता है, क्या कह रहे हैं? ये आरोप किस में बताया गया है? चा में। किस में बताया गया है? ये चा में बताया गया है कि चा में क्या बताया गया है कि आरोप का क्या मतलब है? आरोप में एक से अधिक शीर्षक हैं, तो आरोप का कोई भी शीर्षक हो सकेगा। उसके बाद चा आती है, चा के बाद आता है छा। क्या आता है? छा। और छा में क्या है? छा में है संज्ञेय अपराध। छा में क्या है? संज्ञेय अपराध। क्या है? छा में संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध। आगे बढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध, इसे पढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध में क्या है? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, यानी संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला कहाँ दिया गया है? ये धारा 6 में दिया गया है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है। ऐसा मामला अभिप्रेत है। कैसा मामला अभिप्रेत है? संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला की बात कर रहे हैं। कौन सा खंड है? खंड 6 है। खंड 6 में क्या बताया गया है? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी कौन व्यक्ति करेगा? पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। प्रथम अनुसूची, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, ये क्या कह रहे हैं? कोई संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला में ये पुलिस ऑफिसर होता है। क्या होता है? पुलिस ऑफिसर। ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये वारंट के बिना, यहाँ पर वारंट नहीं है, उसके बाद भी गिरफ्तार कर सकता है। क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। किसके अनुसार गिरफ्तार कर सकता है? 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ बताई गई है प्रथम अनुसूची बताई गई है। प्रथम अनुसूची के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी चीज़ बताई गई है कोई अन्य विधि, कोई अन्य विधि है
उसके अनुसार भी वह वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो छा के बाद आता है जा। जा में क्या है? जा में है परिवाद। जा में क्या है? जा में परिवाद है। क्या है? परिवाद। और परिवाद में क्या कहा है? परिवाद में कहा है इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए, इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया ये अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे? ये व्यक्ति है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है, ये एक व्यक्ति है, इसमें क्या कह रहे हैं? ये है मजिस्ट्रेट। कौन है? मजिस्ट्रेट। इस मजिस्ट्रेट से किसी एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है ए। कौन है? ए। इस व्यक्ति ने कोई बात कही। क्या बात कही? बात कही। ये बात क्या थी पता है? कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। किसी व्यक्ति ने, परिवाद में क्या है? ये कि किसी अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात है या अज्ञात है, अपराध किया है। ये ए व्यक्ति ने ये बात कही मजिस्ट्रेट से, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। अपराध किया है, इसमें ये बात है। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से कह रहा है ये बात कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो ये बात परिवाद कही जाती है। अब ये परिवाद कब कही जाती है ये समझ लीजिए। ये जब कही जाती है कि ये व्यक्ति, जो व्यक्ति कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ये कह रहा है, कौन कह रहा है? ए। तो ए ये चाहता है कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे, और ये कार्यवाही कहाँ करे? क्या चाहता है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति ये चाहता है कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे। मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे। कार्यवाही, मजिस्ट्रेट करे कार्रवाई। इसके लिए इस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट से कहा कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। अब बात आई कि जिस, ये किसी शब्द आया यहाँ पे, किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने, तो ऐसा हो सकता है कि ये ए है, वह किसी व्यक्ति को जानता हो, जानता हो। ऐसा भी हो सकता है ना जानता हो, ना जानता हो। तो इन दोनों बातों का कोई मतलब नहीं है, वह जानता हो या ना जानता हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये मजिस्ट्रेट से ये कहता है कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई करे, और कहाँ कार्रवाई करे? इसी विधि के अधीन, यानी BNS के, BNSS 2023 है, इसी के अनुसार कार्रवाई करे, इसी के अनुसार कार्रवाई करे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को परिवाद करना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको परिवाद करना। लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और है। क्या है इसमें एक बात और? इसमें एक बात ये है कि इसमें परिवाद में क्या है? पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो परिवाद में शामिल नहीं है। परिवाद नहीं है। पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाती है? पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं मानी जाती, परिवाद नहीं मानी जाती। उसके बाद आगे आती है, अगली चीज आती है झा। क्या है? झा। झा में क्या है? झा में है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। झा में क्या है? झा में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है? संसूचना। इसे ठीक से समझना है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसकी बात कर रहे हैं? पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरी बात किसकी कही गई है? जिसके अंतर्गत इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या शामिल है? टेलीफोन, टेलीफोन। दूसरी कौन सी चीज़ शामिल है? टेलीफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन। उसके बाद अन्य बेतार संचार, दूरसंचार डिवाइस, या टेलीफोन, मोबाइल, बेतार
दूरसंचार डिवाइस यानी बेतार दूरसंचार डिवाइस, बेतार दूरसंचार डिवाइस। उसके बाद क्या आता है, बेतार दूरसंचार डिवाइस या कंप्यूटर उसके बाद क्या आता है, या तो मोबाइल कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर। क्या है इसमें, श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा कैमरा। उसके बाद क्या है, उसके बाद कैमरा, उसके बाद कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप। अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या तो कोई डिवाइस ये चीज़ है, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य डिवाइस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य डिवाइस। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, अन्य डिवाइस। उसके बाद ये कह रहे हैं अन्य डिवाइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए सम्मिलित है के साधन द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है जिसे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को, या एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को, या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को, या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को पारेषित या अंतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है? अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये चीज़ें आती हैं, टेलीफोन आता है, मोबाइल फ़ोन आता है, क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की बात आ रही है, तो इसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को, ये साधन है, कौन कौन से साधन है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टेलीफोन शामिल है, मोबाइल फ़ोन शामिल है, बेतार दूर संचार डिवाइस शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, श्रव्य दृश्य प्लेयर शामिल है, कैमरा शामिल है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जिसे नोटिफाई किया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद क्या है, अगर इसमें कोई लिखित, कैसी, देखिए शब्द हैं लिखित, पहली चीज लिखित, दूसरी चीज क्या है? मौखिक, दूसरी चीज लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना, इसमें चित्र भी दिए गए हैं, लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना। उसके बाद क्या है? वीडियो, ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को, लिखित कोई चीज़ है उससे, मौखिक है कोई चीज़ उससे, सचित्र सूचना है उससे, या वीडियो को एक व्यक्ति से क्या कर रहे हैं? इनका प्रयोग करके, इतनी चीज़ों का प्रयोग करके उसे कैसे कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई लिखित चीज़ है, कोई मौखिक चीज़ है, कोई सचित्र सूचना है, कोई वीडियो है। और इन साधनों के द्वारा क्या कर रहे हैं? पारेषित या अंतरित किया जाना, पारेषित या अंतरित किया जाना इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कहलाता है। पारेषित या अंतरित किया जाना इलेक्ट्रॉनिक संसूचना
कहलाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में पढ़ते हैं तो इसे और ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे अगली बार, क्या है, और ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। अगला नया शब्द आता है ज्या। ज्या में है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय के बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। उच्च न्यायालय का मतलब है जो ऐसा कोई भी न्यायालय जो उस राज्य के संबंध में सुनवाई करता है, उस राज्य के संबंध में मामले की सुनवाई करता है। अब उच्च न्यायालय से आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय से आगे बढ़ते हैं और किस चीज़ के विषय में चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय से आगे बढ़ते हुए हम आगे चर्चा करेंगे, जांच आती है। किसके विषय में चर्चा करेंगे? जांच के विषय में। जिस विषय के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं उसमें जांच आती है। क्या आती है? जांच। अगला शब्द आता है टा। टा में जांच आती है। क्या आती है? जांच, जिसे इंक्वायरी कहते हैं। जांच से विचारण से भिन्न। जांच क्या होता है? ये विचारण नहीं होती है। क्या होती है? विचारण से अलग होती है। विचारण से अलग होती है, यानी ये विचारण नहीं होती। ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। ये जांच किसके द्वारा की जाती है? इसी संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। किसके? मजिस्ट्रेट या न्यायालय या न्यायालय। अगर जांच किसके द्वारा की जाती है? ये मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या न्यायालय के द्वारा की जाती है, लेकिन ये विचारण नहीं है। ये विचारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है ठा। ठा में क्या है? अगली चीज ठा। ठा में आता है अन्वेषण। क्या आता है? अन्वेषण। अन्वेषण होता क्या है? अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, ये अन्वेषण के अधीन क्या होता है? अन्वेषण के अधीन वे सब कार्यवाहियां। अन्वेषण के अधीन, अन्वेषण क्या होता है? कार्यवाहियां होती हैं। अन्वेषण क्या होता है? सब कार्यवाहियां, कार्यवाहियां। ये अन्वेषण क्या होता है? सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है। ये सब कार्यवाहियां हैं। ये कार्यवाहियां किसके द्वारा की जाती हैं? पुलिस ऑफिसर के द्वारा या मजिस्ट्रेट। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट ने अथोराइड किया है। अथोराइड पर्सन, ये मजिस्ट्रेट साहब थे। मजिस्ट्रेट साहब ने प्राधिकृत किया इस व्यक्ति को। ये पुलिस अधिकारी या ये व्यक्ति साक्ष्य एकत्र करने के लिए इनके द्वारा की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? साक्ष्य एकत्र करने के लिए। साक्ष्य एकत्र करने के लिए, क्यों की जा रही हैं? साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जा रही हैं। अन्वेषण कौन सा है? अगर इस व्यक्ति द्वारा और इसके व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियां की जा रही हैं, और क्यों की जा रही हैं? वो साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जा रही हैं, तो वह कार्यवाहियां अन्वेषण कहलाती हैं। तो ये कार्यवाहियां अन्वेषण कहलाएंगी। लेकिन ये क्या अन्वेषण पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है? इसमें ये मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है? इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है अन्वेषण के बाद अगली चीज जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे उसमें आता है ठा, न्यायिक कार्यवाही। क्या आती है? डा, न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही क्या होती है? न्यायिक कार्यवाही के बारे में अगर हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें तो इसमें कहा गया है, न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। ऐसी कार्यवाही, ये न्यायिक कार्यवाही क्या है? इसमें ऐसी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में उसके अगर कोई कार्यवाही है जिसमें साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। अगर कोई, ये एक कार्यवाही है। इस कार्यवाही में क्या होता है? जो साक्ष्य है, क्या है? साक्ष्य। इस कार्यवाही में साक्ष्य शपथ पर लिया जा सकता है। शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है।
तब ये कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? न्यायिक कार्यवाही। अगर कोई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही कब कहलाएगी? ऐसी कोई कार्यवाही है अगर कोई कार्यवाही है उसमें जो साक्ष्य है वो शपथ पर लिया जा सकता है या लिया जाता है, तब वह कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही कहलाती है। तब वह कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही कहलाती है। उसके बाद आता है स्थानीय अधिकारिता। अगली चीज क्या है? डा स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता स्थानीय अधिकारिता का क्या मतलब होता है? स्थानीय अधिकारिता की बात करें हम किसी के बारे में, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इसमें क्या कह रहे हैं ये? इसमें कह रहे हैं स्थानीय अधिकारिता का मतलब होता है दो लोग होते हैं, एक तो होता है न्यायालय, दूसरा होता है मजिस्ट्रेट। क्या होता है? मजिस्ट्रेट और न्यायालय। अगर मान लीजिए ये लोकल एरिया है, अगर ये न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी सब या कुछ शक्तियों का प्रयोग इस क्षेत्र में कर सकता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय या मजिस्ट्रेट है, इसकी कुछ शक्तियाँ होंगी इन दोनों की, तो अगर ये अपनी शक्तियों का या तो सभी शक्तियों का या तो सभी का या कुछ का प्रयोग इस क्षेत्र में कर सकते हैं, तो इसे इस न्यायालय की या मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता कहेंगे। तब इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसकी स्थानीय अधिकारिता कहेंगे। उसके बाद आता है अगला, एक और नई चीज आती है जिसे हम आगे देखेंगे, जिसे कहते हैं ढ के बाद आता है, क्या आता है? अड़ा। अड़ा में क्या है? आसंज्ञेय अपराध। आसंज्ञेय अपराध क्या होता है? आसंज्ञेय अपराध के बारे में अगर हम जानेंगे, से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और आसंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं है। आसंज्ञेय अपराध, इसी में आसंज्ञेय मामला भी दिया है। आसंज्ञेय मामला, ये आसंज्ञेय अपराध और आसंज्ञेय मामला क्या है? इसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये वारंट नहीं है इसके पास, तो ये व्यक्ति गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। यही बात है। आसंज्ञेय अपराध या आसंज्ञेय मामला ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो पुलिस ऑफिसर होता है वो वारंट नहीं है तो गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। इतनी सी बात है और कुछ इसमें नहीं है। उसके बाद नया खंड आता है ता में है अधिसूचना। क्या है इसमें? अधिसूचना का क्या मतलब है? अधिसूचना का मतलब है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। अधिसूचना का क्या मतलब है? कोई अधिसूचना है, कब मानी जाएगी? अगर ये राजपत्र में प्रकाशित है, राजपत्र में प्रकाशित। अगर कोई चीज राजपत्र में प्रकाशित है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। अगर वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है तब तो वह अधिसूचना मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है अगला खंड था में क्या है? अपराध को परिभाषित किया गया है। किसे परिभाषित किया गया है? अपराध। इसे गौर से देखेंगे। कैसे करेंगे? गौर से देखेंगे इसे कि अपराध क्या है। अपराध उसके बाद अपराध को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे पढ़ेंगे अपराध को? ठीक से समझते हैं। देखिए क्या है, अपराध को बताया गया है। अपराध होता क्या है? अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है। अपराध में क्या चीज़ हो सकती हैं? अपराध में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो कार्य हो सकता है ये, दूसरा ये लोप भी हो सकता है। अपराध में ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। अगर ये कार्य और ये लोप है, ये कोई कानून,
प्रवृत्त कानून क्या है? तत्समय प्रवृत्त कानून है। अगर ये कोई कार्य या लोप है और ये प्रवृत्त कानून ने कैसा बना दिया गया है? दंडनीय बना दिया गया है, दंडनीय बनाया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अतिचार अधिनियम, अगर कोई ये कार्य ऐसा है, ये कार्य है, इस कार्य के लिए कौन सा एक्ट है? पशु अतिचार एक्ट, पशु अतिचार अधिनियम, पशु अतिचार अधिनियम 1871। पशु अतिचार अधिनियम 1871 की एक धारा है, धारा 20। कौन सी है? धारा 20। पशु अतिचार अधिनियम 1871 के अधीन एक धारा है। इस धारा के इस धारा के अधीन अगर इस कार्य के लिए अब क्या किया जा सकता है? इस कार्य के लिए धारा के अधीन परिवाद किया जा सकेगा, तो ये कार्य भी अपराध माना जाएगा। अगर ये पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन इस कार्य के लिए इसके खिलाफ परिवाद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवाद। तो परिवाद क्या है? किया जा सकता है, तो इस व्यक्ति को इसे भी अपराध माना जाएगा। अपराध तो पहली बात क्या है? अपराध होता है, कोई अपराध क्या होता है? कोई कार्य होता है या लोप होता है जो प्रवृत्त कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया होता है। उसके बाद अपराध के बाद आगे बढ़ते हैं, दा आता है। क्या आता है? दा में क्या होता है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी से क्या मतलब है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी से क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे ही हम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के बारे में बात करेंगे, तो जब हम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है? इसके अंतर्गत जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, यानी कांस्टेबल यानी क्या है? अगर ये पुलिस अधिकारी अनुपस्थित है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ये अनुपस्थित है, क्या है? अनुपस्थित, या बीमार है बेचारा, बीमार या अन्य कारण है, अन्य कारण, इनकी वजह से, बीमार या अन्य कारण की वजह से अपने कार्य नहीं कर सकता, तब उस समय पे पुलिस स्टेशन में कौन व्यक्ति कार्य करेगा? उस स्थिति में अगर पुलिस स्टेशन की बात किया जाए तो कौन कार्य करेगा? इससे जो पंक्ति में नीचे होगा, इससे जो पंक्ति में नीचे होगा वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी पुलिस थाने का भारसाधक माना जाएगा। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए तो पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस कांस्टेबल होता है वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं माना जाता, उसके बाद आता है अगली एक धारा है धा में है स्थान। धा में क्या है? स्थान से क्या है? स्थान में कौन कौन चीज़ें आती हैं? स्थान में एक तो गृह आता है, क्या आता है? गृह। दूसरी चीज़ क्या आती है? भवन आता है, क्या आता है? भवन। तीसरी चीज़ क्या आती है? एक तो गृह आता है, एक दूसरा भवन आता है, उसके बाद तंबू आता है, क्या आता है? तंबू। उसके बाद क्या आता है? यान आता है, यान। और क्या आता है? तंबू आता है, यान आता है और जलयान आता है। और क्या आता है? जलयान आता है। गृह आता है, स्थान की बात कर रहे हैं हम, स्थान में गृह आता है, भवन आता है, तंबू आता है, यान आता है और जलयान आता है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो आती है इसमें ना है, क्या है? ना। और ना में क्या होता है? अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे इसमें ना है, क्या है? ना।
और ना में क्या आता है? ना की जब हम बात कर रहे हैं तो ना में आता है, ना में क्या चीज़ें हैं? ना की जब हम बात कर रहे हैं तो ना में पुलिस रिपोर्ट आती है। क्या आती है? ना में पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं हम? ना में पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब हम पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो पुलिस रिपोर्ट से क्या मतलब है? ये पुलिस रिपोर्ट होती क्या है? पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर। ये किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा धारा 193, कौन सी धारा है? धारा 193 की उपधारा कौन सी है? 3। धारा कोई पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई, मजिस्ट्रेट अगर ये मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट ही पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है? ये पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने ये रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पुलिस ऑफिसर ने धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजा है, तो ये रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। कब कहलाएगी? पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। जब ये पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला आता है ना के बाद पा। क्या आता है? पा। पा में क्या है? पुलिस थाना। पुलिस थाना, पुलिस थाना की हम बात कर रहे हैं तो पुलिस थाने का क्या मतलब है? पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है। पुलिस थाने का क्या मतलब होता है? पुलिस थाने में या तो कोई चौकी होती है, क्या होती है? चौकी। या क्या होता है? कोई स्थान होता है, या तो चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया, किसने? ये चौकी या पुलिस स्टेशन है, और इसे क्या किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने या तो साधारण रूप से, साधारणतया, या दूसरी एक शब्द और क्या है? विशेषतया, या तो साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया है। ये पुलिस चौकी या स्थान है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने या साधारणतया या विशेषतया क्या घोषित कर दिया है? पुलिस थाना। क्या घोषित कर दिया गया है? इनको बता गया है, पुलिस थाना बताया गया है इन्हें। क्या बताया गया है? पुलिस थाना। इन्हीं को पुलिस थाना घोषित किया गया है। क्या किया गया है? घोषित किया गया है। कोई या तो कोई चौकी या स्थान हो सकती है, ये क्या हो सकता है? चौकी या स्थान, तो इसे पुलिस थाना कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है लोक अभियोजक। अगला शब्द है फा। फा में आता है लोक अभियोजक। क्या आता है? लोक अभियोजक। लोक अभियोजक से क्या मतलब है? लोक अभियोजक से क्या मतलब है? अगर हम लोक अभियोजक की बात कर रहे हैं तो ये गलत लिख गया था, लोक अभियोजक की जब हम बात कर रहे हैं तो लोक अभियोजक से क्या मतलब है? धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति। ये लोक अभियोजक क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति। अगर ये कोई व्यक्ति है, ये धारा 18 है, इसके अधीन नियोजित किया जाता है, इसके अधीन नियोजित किया जाता है, नियोजित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, इसे धारा 18 के अधीन नियोजित किया गया है, तो ये व्यक्ति नियोजित किया गया है, तो ये व्यक्ति लोक अभियोजक माना जाएगा। या इस व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, इस व्यक्ति के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक, ये व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। 2 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसे इस फा के अधीन लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है, जो धारा 18 के अधीन नियुक्त किया गया है, वह व्यक्ति लोक अभियोजक है। और जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उसी के निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वह व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। उसके बाद अगला खंड आता है बा। क्या आता है? बा में क्या है? उपखंड। बा में उपखंड आता है। उपखंड से किसी जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है। उपखंड का क्या मतलब है? उपखंड का मतलब है
किसी जिले का उपखंड, उपखंड से क्या मतलब है, किसी जिले का उपखंड, उपखंड का क्या मतलब है, उपखंड का मतलब है किसी जिले का उपखंड, किसी जिले का उपखंड, उपखंड, ये इसी को उपखंड माना जाता है। उसके बाद बा के बाद आता है समन, भा, भा में क्या है, समन मामला, समन मामला, समन मामला क्या होता है, समन मामले के बारे में क्या क्या गया है, ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। समन मामला कब, ये अपराध से संबंधित होता है, अपराध से संबंधित, संबंधित किससे संबंधित होता है, अपराध से संबंधित होता है, अपराध से संबंधित है। लेकिन दूसरी बात इसके विषय में एक और कही गई है कि ये वारंट मामला नहीं है, क्या नहीं है, वारंट मामला भी नहीं है, वारंट मामला, वारंट मामला नहीं है। यानी समन मामला, कोई मामला समन मामला कब कहा जाता है, यदि वह किसी अपराध से संबंधित है, अपराध से संबंधित है, लेकिन वारंट मामला नहीं है, वारंट मामला नहीं है, तब वह समन मामला कहलाता है। उसके बाद आता है अगली चीज, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, पीड़ित से, क्या चीज है अगली, माँ, माँ में है पीड़ित, क्या है, माँ, इसमें पीड़ित है, कौन है, पीड़ित। अगर हम पीड़ित की बात कर रहे हैं तो पीड़ित से क्या है, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, पीड़ित कौन होता है, कोई व्यक्ति होता है, ये क्या होता है, व्यक्ति, ये पीड़ित व्यक्ति से अभिप्रेत है जिससे अभियुक्त के कार्य या लोप, एक व्यक्ति अभियुक्त है, कौन है, अभियुक्त, अभियुक्त व्यक्ति है, इस अभियुक्त व्यक्ति ने कोई कार्य या लोप किया है, इसने क्या किया है, कार्य किया है या किया है लोप। तो ये जो अभियुक्त व्यक्ति था, इस अभियुक्त व्यक्ति ने एक तो कार्य किया या लोप किया, इन कार्य या लोप के कारण इस व्यक्ति को कोई हानि हुई, क्या हुई, इसे हानि, अगर हानि हुई या क्षति हुई, दूसरी चीज क्या हुई, क्षति, अगर हानि हुई या क्षति हुई है तो ये व्यक्ति पीड़ित माना जाएगा, तो ये व्यक्ति क्या माना जाएगा, पीड़ित माना जाएगा। उसके बाद है तो इस व्यक्ति के क्या है, इस व्यक्ति का जो संरक्षक होगा वह भी पीड़ित माना जाएगा, ये संरक्षक भी पीड़ित माना जाएगा, और इस व्यक्ति का जो विधिक वारिस होगा, वारिस, ये भी पीड़ित माना जाएगा। यानी ये दो स्थिति हैं कि कोई व्यक्ति कब पीड़ित माना जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति के कार्य से, जो अभियुक्त व्यक्ति है, अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति है, इस अभियुक्त व्यक्ति के कार्य या लोप से किसी व्यक्ति को कोई हानि या क्षति होती है तो वह व्यक्ति पीड़ित माना जाता है, वह व्यक्ति पीड़ित माना जाता है, और उस व्यक्ति का संरक्षक और उसका वारिस भी पीड़ित माना जाता है। उसके बाद अगली जो धारा आती है जिसे कहते हैं हम या का क्या मतलब है, वारंट मामला, वारंट मामला, वारंट मामले का क्या मतलब होता है, ये देखिए आप, तो वारंट मामले से क्या मतलब होता है, ये देखने के बाद क्या है, इसमें क्या कहा गया है, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, अगर ये मामला है, कोई ऐसा मामला है, इस मामले के लिए जो दंड है, दंड, वो दंड क्या क्या हो सकता है, अगर इस मामले के लिए दंड मृत्यु दंड दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है, या तो मृत्यु दंड का सजा दी जा सकती है या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। या आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं या 2 वर्ष से अधिक की अवधि या 2 साल से 2 वर्ष से ज़्यादा, 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अधिक अवधि के लिए कारावास दिया जा सकता है, कारावास। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति के लिए, अगर कोई मामला है, इस मामला के लिए जो दंड है वो मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या 2 वर्ष से अधिक का दंड दिया जा सकता है, कारावास का दंड दिया जा सकता है, तब इस मामले को वारंट मामला माना जाएगा। क्या मामला माना जाएगा, वारंट मामला। ये मामला तब कैसा मामला हो जाएगा, वारंट मामला हो जाएगा। उसके बाद हम इस धारा की जो
अधिनियम की धारा है, इस धारा 2 की उपधारा 2 को, धारा 2 की उपधारा 2 को देख लेते हैं। उपधारा 2 में क्या कहा गया है? कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग, तो कुछ शब्द या पद हैं, कुछ शब्द या पद जिनका प्रयोग तो किया गया है। क्या किया गया है? प्रयोग तो किया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब क्या होगा? तो इन शब्दों की परिभाषा देखना हो तब क्या करना होगा? तो हमें परिभाषाओं के लिए, परिभाषाओं को, इन शब्दों या पदों की परिभाषाओं देखने के लिए आईटी एक्ट 2000 है, इसे देखना होगा। या दूसरा है BNS, ये 2023। इनमें ये 2 कानून ऐसे हैं, इन कानूनों से इन शब्दों की परिभाषाओं को देखा जा सकता है, इन शब्दों की परिभाषाओं को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब धारा 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 4 की। धारा 4 में क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन, धारा 4 पे नहीं, धारा पहले 3 रह गई है, धारा 3 को देख लीजिए पहले। धारा 3 क्या कहती है? निर्देशों का अर्थ लगाना। क्या है इसमें? निर्देशों का अर्थ लगाना, निर्देशों का अर्थ लगाने का क्या मतलब है? इस धारा को, धारा 3 को 2 खंडों में बांटा गया है। खंड 1 ये कहता है जहां कहीं पे न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी, क्या कहा जाएगा? जहां कहीं पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी। तो इसका मतलब है ये ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है, या ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात की जा रही है। पहली बात तो ये बताई गई है, जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी तो उसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि ये ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के प्रति अर्थ लगाया जाएगा। दूसरी उपधारा में कहा गया है कि कौन से मामलों की सुनवाई कौन कर सकेगा, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं। इस कानून को छोड़ दो, किसी अन्य कानून के अधीन है। मान लीजिए ये है BNSS 2023। कौन सा है? BNSS 2023 है, इसे छोड़ दो। कोई अन्य कानून है, इस कानून के अधीन अब कौन कौन से काम करने हैं? पहली बात कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कौन सी बात करनी है, कौन कौन से काम करने हैं? पहली बात कह रहे हैं अगर इस व्यक्ति को, तो इसमें कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं अगर ये बात है कि कोई साक्ष्य का मूल्यांकन करना है। क्या करना है? साक्ष्य का मूल्यांकन करना है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? या छानबीन करनी है, साक्ष्य का मूल्यांकन करना है, छानबीन करनी है, या कोई विनिश्चय करना है। क्या करना है? विनिश्चय, ये कार्य करना है। या तो किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करना है, या छानबीन करनी है, या विनिश्चय करना है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? छानबीन करनी है, विनिश्चय करना अंतर्वलित है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति, ये साक्ष्य का मूल्यांकन, छानबीन या विनिश्चय कर रहे हो, इनसे क्या होगा? इनसे ये कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है? दंड दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? दंड। शास्ति लगाई जा सकती है। क्या लगाई जा सकती है? शास्ति। और क्या हो सकता है? दंड की शास्ति, या अन्वेषण, जांच या विचारण लंबित रहने तक, या इसके लिए अभिरक्षा में भेजना। अभिरक्षा में भेजना। अगर किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करना है, या छानबीन करनी है, या विनिश्चय करना है,
उससे इन कार्यों से किसी व्यक्ति पर दंड लगाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को शास्ति लगाई जा सकती है, या किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। तो या जिसका प्रभाव उसे न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा। अगर आप इनके कर रहे हो या न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए या विचारण के लिए भेजना, विचारण के लिए भेजना। तो ये कार्य करने की बारी आए तो ये कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे करते हुए, तो ये सारे कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। इसमें बात कह रहे हैं अगर किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करना है, कोई छानबीन करनी है या विनिश्चय करनी है, और इनके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई दंड लगाया जा सकता है, शास्ति लग सकती है, या पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, या किसी व्यक्ति को विचारण के लिए भेजा जा सकता है किसी जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है। तो ये सारे कार्य ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी उपधारा खामे क्या है? उसके दूसरे खंड खामे हैं जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं। कौन कौन से कार्य हैं? जैसे अनुज्ञप्ति का क्या है? अनुज्ञप्ति का अनुदान। पहली बात है अनुज्ञप्ति का अनुदान। अगर हम अनुज्ञप्ति के अनुदान की बात कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन, या अनुज्ञप्ति को रद्द करना, ये कार्य करने हैं। या अभियोजन की मंजूरी, या अभियोजन वापस लेना। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? ये सारे कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इस धारा को चाहो तो एक बार दोबारा देख लो। दोबारा देख लेते हैं। जब हम दोबारा देखते हैं तो इसमें आता है कि धारा 3 की बात कर रहे हैं। तो धारा 3 में क्या कहा गया था? निर्देशों का अर्थ लगाना। तो जहाँ कहीं पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी, तो उसका मतलब ये है कि ये बात ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में की जा रही है। किसके बारे में की जा रही है? ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में ये चर्चा की जा रही है। उसके बाद इसकी उपधारा 2 आती है। उपधारा 2 क्या कहती है? अगर हम BNSS 2023 है, इसे छोड़ दीजिए, किसी अन्य कानून के अधीन ये जो कार्य बताए गए हैं, ये कार्य किनके द्वारा किए जाएंगे, ये बात बताई गई है। अगर कोई साक्ष्य का मूल्यांकन करना है, छानबीन करनी है या विनिश्चय करना है, किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करना है, छानबीन करनी है या विनिश्चय करना है, तो उसके परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति पर कोई दंड लगाया जा सकता है, कोई शास्ति लगाई जा सकती है, या कोई अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, तो ये सारे कार्य ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर हम आगे बात करें, अगर बात यह है कि दूसरा खंड है, अगर कोई अनुज्ञप्ति का अनुदान करना है या अनुज्ञप्ति का निलंबन करना है या अनुज्ञप्ति को रद्द करना है या अभियोजन की मंजूरी देनी है या अभियोजन वापस लेना है, तो ये सारे कार्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम धारा 4 के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में बात करते हैं? धारा 4 के विषय में। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। क्या कहती है ये? इसमें लिखा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन, और अन्य
विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। इसकी उपधारा 1 को देखते हैं। उपधारा 1 क्या कहती है? उपधारा 1 कहती है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023 BNS 2023 के अधीन सभी अपराधों का, BNS 2023 के अधीन के जितने भी अपराध हैं, ये अपराध हैं, BNS 2023 के अधीन जितने भी अपराध हैं उनका अन्वेषण, क्या चीज़? अन्वेषण। अन्वेषण किसके द्वारा की जाती है? पुलिस अधिकारी के द्वारा। उसके बाद अन्वेषण, जांच, जांच किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद विचारण, उसके बाद विचारण। जितने भी अन्वेषण होंगे, जितने भी अपराध हैं BNS 2023 के अधीन जो अपराध हैं उनके अन्वेषण, जांच या विचारण की अगर हम बात करें तो, और इसके संबंध में अन्य कार्यवाहियाँ, इसके संबंध में अन्य कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहियाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारे बातें इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। यहाँ कहाँ की जाएंगी ये सारे कार्य? ये सारे की जाएंगे BNSS 2023 के उपबंधों के अनुसार, उपबंधों के अनुसार। यानी ये कह रहे हैं कि जो BNS 2023 के अपराध हैं उनके अन्वेषण की बात आए, जांच की बात आए, विचारण की बात आए या अन्य कार्यवाहियां हैं, वो सब BNSS 2023 के जो उपबंध हैं उनके अनुसार किए जाएंगे। उसके बाद इसकी उपधारा 2 की बात आती है। उपधारा 2 की बात आती है, अगर BNS को छोड़ दो कोई अन्य विधि है, कोई अन्य विधि, अब इस अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है, क्या है? अपराध, कोई अन्य विधि है और इस विधि के अधीन कोई अपराध किया जाता है, अपराध किया जाता है, तो क्या होगा? कोई अपराध किया जाता है तो इस अपराध का जो अन्वेषण होगा, अन्वेषण होगा, जांच होगी, विचारण होगा या अन्य कार्यवाही, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अधीन होंगी? अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है उसके संबंध में विचारण, उसके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। ये सारे काम किए तो जाएंगे इन्हीं उपबंधों के अनुसार। किन उपबंधों के अनुसार? ये जो BNSS 2023 के उपबंध हैं इनके अनुसार ही किए जाएंगे। लेकिन जो इस विधि, जो इन चीज़ों को रेगुलेट करने वाली विधि है, कोई अधर विधि है, अन्य विधि है, अन्य विधि, कोई अन्य विधि है, उनकी रीति और स्थान को रेगुलेट करती है, रीति और स्थान को नियंत्रित करती है। क्या करती है? विनियमित करती है, विनियमित करती है, तो इस विधि के अधीन होगा, ऐसा कहा गया है। उसके बाद आती है धारा 5। धारा 5 में क्या है? व्यावृत्ति है, व्यावृत्ति। धारा 5 में व्यावृत्ति है, क्या है? व्यावृत्ति। इस धारा से अगर ये धारा के बारे में व्यावृत्ति जो है, व्यावृत्ति में क्या है इसे समझ लीजिए ठीक से। क्या है व्यावृत्ति? इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष विधि पर, किस पर? विशेष विधि पर। दूसरी बात कह रहे हैं स्थानीय विधि पर, किस पर? स्थानीय विधि पर, किसी विशेष विधि पर या किसी स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कोई विशेष विधि, अन्य विधि पर या कोई अन्य विधि। ये विधि है, कोई दूसरी विधि है, ये विधि प्रवृत्त है। कैसी है?
विधि है, इसके द्वारा कोई विशेष अधिकारिता प्रदत्त, इस विधि के द्वारा प्रदान की गई है, क्या की गई है, प्रदान, क्या की गई है, विशेष अधिकारिता, विशेष अधिकारिता, अधिकारिता, विशेष अधिकारिता। उसके बाद दूसरी चीज क्या गई है, अधिकारिता, शक्ति या विहित प्रक्रिया, शक्ति या विहित प्रक्रिया, विहित प्रक्रिया, प्रक्रिया की किसी विशेष प्रारूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी ये जो इस संहिता है ये BNSS 2023 है, BNSS 2023, BNS 2023 एक तो विशेष विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या स्थानीय विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, और उसके साथ ही कोई ऐसी विधि है जो प्रवृत्त है, उसने प्रदान की है कोई विशेष अधिकारिता, तो इस अधिकारिता पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। कोई शक्ति दी गई है इस कानून के द्वारा, तो इस कानून पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। या कोई विहित प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया विहित की गई है, तो उस प्रक्रिया के प्रारूप पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, इसे भी प्रभावित नहीं करेगी, या प्रक्रिया के प्रारूप पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये हमारा इसका आज अध्याय 1 हुआ है। उसके बाद हम आगे इसे देखते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है।